नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ के कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जनपद के अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों के राहत एवं बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। इसको लेकर उन्होंने समीक्षा भी की। इससे पहले उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया था। मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा मार्ग से जुड़े सभी विभागों की समीक्षा करते हुए अतिवृष्टि से हुई क्षति की जानकारी ली। वहीं सभी विभागों को यात्रा शुरू करने के लिए उनके स्तर से किए जा रहे प्रयासों और तैयारियों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि क्षतिग्रस्त मार्ग, पेयजल एवं विद्युत लाइनों को यथाशीघ्र बहाल किया जाए। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम पैदल यात्रा को शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह आदेश दिया कि केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा को भी जल्द से जल्द शुरू किया जाए। अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का उन्होंने निरीक्षण किया था। आपको बताया, इसके पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण भी किया था। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्टिव बने हुए हैं और जो क्षतिग्रस्त राजमार्ग हैं उनकी भी बेहतरी के लिए, उनको फिर से रिस्टोर करने के लिए उन्होंने कुछ दिनों पहले ही नितिन गडकरी जी से भी दूरभाष पर बात की थी और उनका सहयोग मांगा था। सहयोग उन्हें मिलेगा, ऐसा आश्वासन नितिन गडकरी ने भी दिया था, हाईवेज मिनिस्टर। और ऐसे में जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार अतिवृष्टि ने भारी तबाही मचा कर रखा हुआ है, तमाम राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा अन्य जगहों पर भी नुकसान हुआ है, ऐसे में मुख्यमंत्री की यह समीक्षा बैठक के बहुत मायने हैं। सहयोगी योगेश सिंहवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। योगेश, लगातार एक्टिव बने हुए हैं मुख्यमंत्री। हवाई सर्वेक्षण के बाद निरीक्षण के बाद समीक्षा और उसके बाद आदेश, ताबड़तोड़ बैटिंग मोड में नजर आ रहे हैं। क्या कुछ निकल कर आ रहा है इन तमाम समीक्षा बैठकों का रिजल्ट? नहीं, अगर हम स्थिति की देखें कि जिस तरह से उत्तराखंड में पहाड़ों में स्थिति है, इतनी बरसात हो रही थी, आज तो फिर से बरसात शुरू हो गई है और मौसम विभाग ने बिल्कुल अलर्ट फिर से जारी कर दिया है कि बहुत ज्यादा बरसात हो सकती है। इस वजह से पहाड़ जो है वो टूट रहे हैं, सड़कें बह रही हैं। पूरी तरह से अगर देखा जाए तो लैंडस्लाइड से पूरी की पूरी सड़कें कई मीटर की गायब हो गई हैं और लगभग 150 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, नेशनल हाईवे बंद है। इसके साथ ही लगातार जो केदारनाथ है, केदारनाथ में 15,000 श्रद्धालु, लगभग केदारनाथ नहीं पूरे उत्तराखंड में जो है अलग अलग जगहों में 15,000 श्रद्धालुओं को या फिर लोगों को जो है वो आपदा प्रभावित क्षेत्रों से एयरलिफ्ट किया गया है या अन्य तरीकों से उनको बाहर निकाला गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति इस समय उत्तराखंड में कैसी है। बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति है और इसी वजह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो है वो अधिकारियों के साथ बैठक ले रहे हैं। अधिकारियों के साथ उन्होंने संबंधित जितने विभाग है, चाहे हम पीडब्ल्यूडी की बात करें या फिर हम जो है अन्य विभागों की बात करें, पर्यटन की बात करें, सभी के जो सचिव हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो उनसे पूछ रहे हैं कि आप लोग कितना तैयार हैं, आप लोग कैसे कर रहे हैं। इसके साथ ही निर्देश दे रहे हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है और लगातार जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और करना पड़ेगा क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है इस समय। अगर आप देखें तो यात्रा मार्ग में लोग फंसे हुए हैं, अन्य जगह में फंसे हुए हैं और इस वजह से वही मेरा अगला सवाल भी था योगेश। जो यात्रा मार्ग है फिलहाल अवरुद्ध है, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, ऐसे में उनके साफ निर्देश हैं कि जल्द से जल्द उसको पुनः बहाल किया जाए और हेली सेवा भी जो बाधित है उसको भी लेकर कदम उठाने की बात कही है। इससे श्रद्धालुओं के बीच क्या मैसेज जाएगा और कितनी राहत की बात होगी? बिल्कुल, रास्ता खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है और रास्ता इसको इतना जल्दी नहीं खोल पाएगा जिस तरह से। हाँ, टेम्परेरी मार्ग जरूर बनाया जा सकता है, पैदल मार्ग। जैसे अगर हम केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ में टेम्परेरी मार्ग जरूर बनाया जा सकता है, लेकिन उसको बनाने में भी 3 से 4 दिन जरूर लगेंगे। आज ये कहा गया था कि आज से जो है वो हेली सेवा जो है वो शुरू कर दी जाएगी, पर आप देखिए जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा और अब बरसात फिर से शुरू हो गई है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो आप हेली सेवा भी रोकनी पड़ेगी। पर देखा जाए तो इस समय स्थिति ये है कि यात्रा कब चलनी है कब नहीं चलनी है यही तय नहीं हो पा रहा है। चलिए, बहुत सारे पशुपेश हैं और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए योगेश और तमाम बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं हरिद्वार में प्रस्तावित हर की पैड़ी कॉरिडोर को लेकर कांग्रेस जन जागरण यात्रा निकालने जा रही है।
9 से लेकर 14 अगस्त तक चलने वाली जन जागरण यात्रा हर की पैड़ी से शुरू होगी। कांग्रेस विधायक रवि बहादुर ने कांग्रेसी नेताओं के साथ हरिद्वार में प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की और इसकी जानकारी दी। उनका कहना है कि कॉरिडोर को लेकर स्थानीय लोगों और व्यापारियों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है और सरकार इस योजना की स्पष्ट जानकारी नहीं दे रही है। लगातार कॉरिडोर प्रोजेक्ट का लोग विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस भी योजना के विरोध में जन जागरण यात्रा निकालेगी। हमने 9 तारीख से जन जागरण यात्रा निकाली है। मुद्दा बड़ा क्लियर है। जो एक लोगों को, हरिद्वार के लोगों को बह में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक अनियमितता बढ़ती जा रही है। 9 अगस्त से 14 अगस्त तक हमारा कार्यक्रम है जन जागरण यात्रा का। हर की पैड़ी से हम शुरू करेंगे। मुद्दा बहुत सिंपल सा क्लियर है कि शहर के विधायक, जो कि भाजपा के विधायक हैं, वो कह रहे हैं हेरिटेज सिटी बनेगी। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कॉरिडोर बनेगा। कॉरिडोर बनेगा, अधिकारी बताने को तैयार नहीं है कहां से बनेगा, कैसे बनेगा। इसी चीज को लेके हम जन जागरण जो है यात्रा निकालेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। हरिद्वार का आदमी क्या चाहता है, हरिद्वार में वही होगा, वो नहीं होगा जो देहरादून में एसी में बैठ के कुछ लोग तय कर दे। सहयोगी रुपेश वालिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं हरिद्वार से, उनका रुख कर लेते हैं। जी रुपेश, जिस तरह से कांग्रेस भी अब कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है सरकार को घेरने के लिए, ऐसे में यह जन जागरण यात्रा कितना और क्या मायने रखती है? हेलो, सुन पा रहे हैं आप रुपेश हमें? हेलो रुपेश, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, लगता है हमारा संपर्क उनसे किसी तकनीकी वजहों की तरह से ठीक से स्थापित नहीं हो पाया है। हम कोशिश करेंगे उनसे दोबारा जुड़ने की, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस भी अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है सरकार को घेरने के लिए, और जो भी जनता के बीच में मैसेजिंग की कोशिश है उसको लेकर एक जन जागरण यात्रा निकालेगी और जनता तक पहुंचने की कोशिश करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम नेताओं को कांग्रेस आलाकमान ने दिल्ली तलब किया है। जी हां, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, पूर्व सीएम, पूर्व अध्यक्ष, विधायक, पूर्व विधायकों सभी को दिल्ली बुलाया गया है। बता दें कि उनकी बैठक प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा द्वारा ली जाएगी। वहीं 8 अगस्त को महत्वपूर्ण बैठक में कांग्रेस आलाकमान के नेताओं द्वारा भागीदारी की जा सकती है। सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव में हर पार्टी नेताओं की बयानबाजी और भविष्य के कार्यक्रम, इन सभी तथ्यों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। पहले आप अध्यक्ष बने हुए 27 में सरकार अगर सही रहा सब कुछ, तो ब्राह्मण ठाकुर की एक ही आवाज, मथुरा दत्त जोशी अध्यक्ष बने। आपकी बात। केदारनाथ धाम के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने केदारनाथ घाटी में आई आपदा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरी तत्परता के साथ संचालित हुए रेस्क्यू ऑपरेशन की प्रशंसा की है। केदारनाथ धाम के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र के लिंचौली, गौरीकुंड और सोनप्रयाग में आई दैवीय आपदा के प्रति त्वरित राहत पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की तीर्थ पुरोहितों ने सराहना के साथ की उनका आभार भी व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि 31 जुलाई को केदारनाथ क्षेत्र में आई आपदा के तुरंत बाद यानी 1 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा केदारनाथ क्षेत्र का भ्रमण कर राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाए जाने के निर्देश और तीर्थ पुरोहितों तथा स्थानीय लोगों से वार्ता कर राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिए जाने वाले आदेश से क्षेत्रवासियों तथा तीर्थ यात्रियों को बहुत बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तत्परता से आपदा राहत की राह आसान हुई है। अब ये 31 तारीख को लिंचोली, भीमबली और गौरीकुंड, सोनप्रयाग में ये आपदा आई, तो उसके तुरंत बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने जो श्री केदारनाथ धाम का हवाई दौरा किया और अपना सोनप्रयाग, लिंचोली वगैरह दौरा किया, उस पर बहुत ही तत्परता से ऐसा रेस्क्यू शायद से पहली बार हुआ है और उनका पूरा रेस्क्यू सफल रहा। और आज सीएम साहब का सोनप्रयाग फिर दौरा था, तो सीएम साहब ने आश्वासन दिया
जल्द 10 से 15 दिन में वो पैदल रास्ता भी खोलेंगे और यात्रा फिर सुचारू होगी और हेलीकॉप्टर के द्वारा फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। कल से उन्होंने आश्वासन दिया है कि हेलीकॉप्टर द्वारा यात्री अभी दर्शन के लिए जा पाएंगे और उनको किराए में 25% की छूट भी होगी। लेकिन इस समय जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्परता से जो काम दिखाया, प्रशासन, शासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ ने जो काम दिखाया वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग भी रखी है, जिन लोगों का नुकसान हुआ है तो उनको मुआवजे की भी जल्द आप घोषणा कीजिए। और अब बात मसूरी की, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिया सिंह ने आज नगर पालिका में विभिन्न विभागों की बैठक में अधिकारियों से शहर में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान जिलाधिकारी ने बरसात के दौरान हुए सड़कों के नुकसान का भी जायजा लिया और अधिकारियों को जल्द काम करने के निर्देश दिए। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग पर गलोगी धार में हो रहे भू धसान का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। नगर पालिका द्वारा संचालित MRF सेंटर और बायोमेथिन प्लांट में किए जा रहे कार्यों को लेकर उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों और उप जिला अधिकारी के प्रयास की सराहना की। आज सबसे पहले तो यहाँ पे जो थोड़ा नुकसान हुआ है बरसात की वजह से, चाहे मॉल रोड हो गया या हमारे निगम के पालिका के ऑफिस के साइड में जो पुश्ता डहा है वो हो गया, गुलोगी का एरिया हो गया, वो सब इंस्पेक्ट किया गया और जल्द से जल्द यहाँ कार्य पूर्ण करने के इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कंसर्न लाइन डिपार्टमेंट है उनको। इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था है उसके बारे में आज काफ़ी हम लोगों ने डिस्कशंस किए और उसके बाद ये हम लोगों ने निकाला है, मतलब जो हम इनिशिएट करने की सोच रहे हैं फ्रॉम नगर पालिका कि हम एक टोल फ्री नंबर चालू करेंगे। और क्योंकि हमारा डोर टू डोर कलेक्शन अराउंड 70 to 75% होता है, तो जो छूट जाता है उसके लिए लोग यहाँ हमें कॉल करके बता सकते हैं कि यहाँ से उठाना है और हम समय के हिसाब से और अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के हिसाब से वहाँ से कूड़ा उठवा लिया करेंगे। तो एक ये हम लोग इनिशिएट करने जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो वेस्ट डिस्पोजल है, तो जो टूरिस्ट आता है उसको हम कोशिश करेंगे कि ट्रैश बैग दे दें और एक कलेक्शन पॉइंट्स हम जगह जगह बना दें जहाँ पे ये बैग्स जो हैं कलेक्ट हो जाएं और कूड़ा जो है वो स्पेशली जो हमारा रोड साइड एरिया होता है जहाँ पे पड़ा रहता है वो ना। देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गैरसैंण में 21 अगस्त से प्रस्तावित मॉनसून सत्र की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक के दौरान उन्होंने सत्र के दौरान आपात स्थिति से निपटने के लिए भी अधिकारियों को तैयार रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही सत्र से पहले गैरसैंण विधानसभा भवन में बिजली, पानी, मेडिकल, फोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं सुनिश्चित कर ली जाए, इसके लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंत्री, विधायकों, पत्रकारों, अधिकारियों और कर्मचारियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए। देखिए, सत्र को लेके पूरी तरह से तैयारी है हमारी, लेकिन मैंने आज अपने अफसरों के साथ जो विधानसभा सचिवालय है उनके साथ एक बैठक की है ताकि जो भी हमारे जो सत्र है वो सही तरीके से चले, किसी को किसी तरह की समस्या ना हो और जनता के जो भी प्रश्न होते हैं, जो भी मुद्दे होते हैं वो हमारे सदन में उठ सके और उनके जवाब मिल सकें। इस तरह से प्रयास रहेगा कि सभी को ठीक से सुविधा मिले और सत्र ठीक से चले। चमोली जिले की, जहां भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के 10वें संस्करण के अंतर्गत बुनकर सेवा केंद्र चमोली द्वारा आम जन को हथकरघा के प्रति जागरूक करने के लिए जन जागरूकता कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर और पीजी कॉलेज गोपेश्वर में आयोजित किया गया। बुनकर सेवा केंद्र के तकनीकी अधीक्षक अक्षय पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों को हथकरघा के प्रति जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही हथकरघा अभियान मेरा अभिमान विषय पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 प्रतिभागी छात्र छात्राओं को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मुख्य कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। वहीं स्कूली छात्र भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उत्साहित नजर आए। ये विकास आयुक्त हथकरघा जो कि वस्त्र मंत्रालय के अंडर में आने वाला एक कार्यालय है, उसके तहत जो हमारा बुनकर सेवा केंद्र कार्यालय है चमोली में, वो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2024 को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि इसका 10वां संस्करण है। तो उसके साथ साथ इस बार मंत्रालय की ओर से ये आदेश पारित हुआ था कि
जनसाधारण को, जिसमें छात्र खास एक हिस्सा हैं और कॉलेज के छात्र एक खास हिस्सा हैं, उनको इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मार्च 6 अगस्त को केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर एवं पीजी कॉलेज गोपेश्वर में चमोली जिले में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो हथकरघा के बारे में जागरूक हों, उसके बारे में सजग हों और उसका भविष्य में बढ़ चढ़कर उपयोग करें और अपने आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में संदेश दे के जाएं। राजधानी देहरादून में नगर निगम अगले महीने से शीशमबाड़ा कूड़ा प्लांट में कूड़ा निस्तारण की गति को दोगुनी करने की तैयारी कर रहा है। वहीं प्लांट की क्षमता बढ़ाने का काम भी लगभग पूरा हो गया है। नगर निगम ने इसका लेआउट भी तैयार कर लिया है। दरअसल वर्तमान में प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 250 टन की है, जिसके कारण मशीनों को 2 शिफ्ट में चलना पड़ रहा है। ऐसे में अगर मशीनें में कोई खराबी आ जाती है तो कूड़ा निस्तारण में समस्या आ जाती है। देहरादून में रोजाना करीब 450 टन कूड़ा एकत्रित होता है। इसके अलावा शीशमबाड़ा में करीब 4.5 लाख मीट्रिक टन पुराना कूड़ा जमा है और इस कूड़े का भी निस्तारण होना है। कूड़े से बनने वाले लिचिड के ट्रीटमेंट के लिए 30 KLD का लिचिड ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा है, जिसकी क्षमता बढ़ाने की बात लगातार चल रही है। वहीं प्लांट की क्षमता दोगुनी होने से रोजाना 500 टन नए और पुराने कूड़े का निस्तारण हो पाएगा। देखिए, माननीय एनजीटी के निर्देश के क्रम में हमको अपने प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना है। हमारे प्लांट की कैपेसिटी अभी 250 टन पर शिफ्ट की है। चूँकि हमारा कूड़ा करीब 450 टन निकलता है, तो हम 2 शिफ्ट में ऑपरेशन करके अपने अपशिष्ट का प्रोसेसिंग करते हैं। अभी हम इसको दोगुना कर रहे हैं ताकि एक ही शिफ्ट में हम 500 टन अपशिष्ट का निस्तारण कर सकें। वक्फ बोर्ड अधिनियम में केंद्र सरकार बड़े बदलाव करने जा रही है। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन हो रहा है तो यह देश हित में है। वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है और पीएम मोदी से आग्रह है कि सभी वक्फ बोर्डों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड की सीबीआई जांच होगी तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में निकल कर आएगा। सेटिंग गेटिंग से वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सेंधमारी होती है। वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन की बहुत आवश्यकता है। जमीन किसी मुसलमान को आज तक वक्फ से कोई लाभ मिला हो तो बताओ। सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो मुस्लिम समाज का। पूछिए किसी बेवा को कोई पेंशन मिली क्या, कि पूछिए किसी यतीम बच्चे को उसको कोई शेल्टर मिला क्या, किसी बेसहारा को कोई मदद मिली क्या? कुछ नहीं। सिर्फ लूट का एक साम्राज्य बना है जिसे कुछ नेता, कुछ वक्फ बोर्ड के अधिकारी, मुतवल्ली और कुछ धर्मगुरु मिलकर लूट रहे हैं। मुझे लगता है कि इसकी बहुत आवश्यकता थी। जो आने जा रहा है बहुत बेहतर है। मैं युवा मुख्यमंत्री से भी आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि तमाम जिस दिन से उत्तराखंड बना है हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड आया है कि नहीं आया है, उस रिकॉर्ड में बहुत सारी संपत्ति खुरदबुर हुई है, यहां भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। मैंने पहले भी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके समय में भी एसआईटी जांच की मांग की थी। उस एसआईटी जांच की मांग त्रिवेंद्र जी ने कर दी थी, एसआईटी जांच भी हुई, लेकिन उसमें एक लकूना रह गया। जब शिक्षक ही भक्षक बन जाए तो देश का क्या होगा? बता दें, ऐसा ही एक मामला दिनेशपुर के अटल उत्कृष्ट स्वर्गीय चितरंजन राहा राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर से सामने आया है। एक अध्यापक के द्वारा कई छात्राओं के साथ अश्लील बातें और हरकतें करने का आरोप 11वीं की छात्राओं ने लगाया है। अध्यापक द्वारा छात्राओं के साथ अश्लीलता करने पर परिजन और अभिभावक भड़क गए। छात्राओं के अभिभावक और परिजन भारी मात्रा में स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा किया, तो वहीं उधर आरोपी विधायक विद्यालय से फरार हो गया। कॉलेज की छात्राओं ने केमिस्ट्री के टीचर जितेंद्र अग्रवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, छात्राओं का कहना है कि जितेंद्र अग्रवाल, जो कि बिजनौर के रहने वाले हैं और दिनेशपुर वार्ड नंबर 6 में अस्थायी रूप से रह रहे हैं, वे लड़कियों से अश्लील बातें करते हैं। साहब, मेरी जो गुड़िया है यहाँ पे, उसको 2 महीने यहाँ पे स्कूल में आए हुए हैं एडमिशन के लिए। उसके बाद यहाँ पे कोई जितेंद्र मोहन अग्रवाल करके कोई टीचर है और सारे बच्चों के साथ में अश्लील हरकतें करता है। अब स्कूल में कोई बच्चे बता देता है, कोई घर में कोई नहीं बता पाता है। तो हमारी बच्ची ने हमें किया और स्कूल के बच्चों का भी फ़ोन आ गया, आपकी बच्ची के साथ स्कूल में ऐसा हुआ। तो हम तुरंत स्कूल में आए और 3 दिन से वो टीचर यहाँ से गायब है। प्रिंसिपल भी यहाँ को सुनने को तैयार नहीं, वो भी उसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा है। आगे इस तरह हम ये चाह रहे हैं कि वो टीचर यहाँ से बर्खास्त हो, उसके कानूनी कार्रवाई हो उसके। तो तहरीर में थाने में जा रहा हूँ, तहरीर देने के लिए ही जा रहा हूँ।
स्कूल में कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए मैं तो थाने की ओर जा रहा हूँ। आपका क्या नाम? मैं आनंद सिंह मेहरा हूँ, उसका गार्जियन हूँ। ऋषिकेश क्षेत्र में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया। आपको बता दें कि चंदेश्वर नगर चंद्रभागा क्षेत्र में अनिवासरत बाहरी व्यक्तियों और किराएदारों का सत्यापन किया गया। किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 72 मकान मालिकों का पुलिस एक्ट में 7,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।